अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इससे पहले हमने बात की थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, और बहुत डिटेल से डिस्कशन हुई थी। ठीक है जी। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में क्या है, यानी कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए थे बाद में, लेटर ऑन इन 1933 another particle neutron was also discovered। ठीक है, 1933 में एक और पार्टिकल डिस्कवर हुआ जिसको किसका नाम दिया गया, न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। टू कैरी नो चार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी नहीं करते। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एटम का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, नो चार्ज। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं ऑर्बिट्स या शेल्स। ठीक है, इन शेल्स में क्या पाए जाते हैं, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जिनके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये बेसिकली एटम का स्ट्रक्चर है। इसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता और इसका जो वज़न होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। दीज थ्री पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वर गिवन द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि इन तीनों पार्टिकल्स को बुनियादी पार्टिकल्स कहा गया है जो मिलकर क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन विच डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दीज एटम बिहेव वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब देखिए, हमारे पास हाइड्रोजन एटम जो है उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल उस हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता, और उसके गिर्द एक शेल होता है जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम ऐसा एटम है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं मौजूद। ठीक है, सिर्फ प्रोटॉन मौजूद होते हैं। इन्हीं न्यूट्रॉन्स की वजह से मतलब तमाम एटम्स एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उनकी तादाद जो है वो तमाम एटम्स में डिफरेंट होती है और बिहेवियर के लिहाज से भी वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, these atom behave very different from one another. It was however also shows that the number of these particle is different in different atom। ठीक है, चूँकि न्यूट्रॉन की तादाद तमाम एटम में डिफरेंट होती है, इसीलिए इन एटम्स का बिहेवियर भी एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ these particles, a very important question arose to how these particles are arranged in a tiny place called atom। अब देखें, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर ये पार्टिकल्स मौजूद हैं एटम के अंदर, तो एटम तो बहुत छोटा ज़र्रा है, तो इतनी कम स्पेस में ये पार्टिकल्स किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। चूँकि अभी सिर्फ पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे, एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब नहीं किया गया था, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये पार्टिकल्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे, प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे, तो अगर ये तीनों पार्टिकल्स मौजूद हैं तो एटम में ये किस अरेंजमेंट के साथ मौजूद हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है वो एटम का अभी प्रॉपरली डिफाइन नहीं हुआ था। बाद में फर्दर एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उसमें बताया गया था कि बेसिकली ये पार्टिकल्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं। ठीक है, अब जो है वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस तरह हुई, अच्छा, इसकी डिस्कवरी में क्या था, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इसने गोल्ड फॉइल ली थी, मतलब सोने का एक वर्क था, उसके अंदर एटम इस तरह से जो सपोज प्रेजेंट है। ठीक है, ये एटम है, ये आपने सपोज करना है कि गोल्ड फॉइल है। ठीक है, अब क्या था कि इसने अल्फा पार्टिकल्स लिए, अल्फा पार्टिकल्स की इसने
इस गोल्ड फॉयल पर बम्बार्डमेंट की, मतलब बौछार की या उसमें से गुजारा अल्फ़ा पार्टिकल्स को। जब अल्फ़ा पार्टिकल्स को गुजारा तो बहुत से पार्टिकल्स जो थे वो सीधे गुजर गए, ठीक है। बहुत से पार्टिकल्स बेंट हो गए, मतलब उन्होंने अपना रास्ता क्या कर लिया, चेंज कर लिया एटम से टकराने के बाद। और बहुत से पार्टिकल टकराने के बाद क्या हो गए, वापस आ गए, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि उसने जब गोल्ड फॉयल के अंदर अल्फ़ा पार्टिकल्स को गुजारा तो जो गुजरने वाली रेस थी उनका बिहेवियर डिफरेंट था, ठीक है। अब उनके बिहेवियर की वजह से क्या हुआ, उसने एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने की क्या की कोशिश की। अब उसने बताया कि बहुत सी रेस जो खाली गुजर गई हैं, मतलब ज़्यादा रेस जो थी वो सीधी गुजर गई बिना किसी चीज़ से टकराए। तो उसकी बहुत सी रेस जो सीधी गुजर गई हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कि एटम का बहुत सा हिस्सा खाली है, मतलब वो खाली जगह है जहाँ बिना किसी चीज़ से टकराए वो रेस सीधी गुजर गई, ठीक है। और कुछ रेस जो थी वो डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब उन्होंने अपना रास्ता जो है वो डाइवर्ट, मतलब चेंज कर लिया। तो इसका मतलब एटम के अंदर कोई ऐसी सख्त चीज़ मौजूद है जिससे टकराने के बाद रेस जो हैं वो डाइवर्ट हो गई। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें ये बताया गया कि जो रेस सीधी गुज़र गई हैं या ज़्यादातर रेस जो सीधी गुज़री हैं, इसका मतलब ये है एटम का बहुत सा हिस्सा क्या है, खाली है, ठीक है। क्योंकि बिना किसी चीज़ के टकराए रेस जो थी वो सीधी गुजर गई। चंद एक रेस जो हैं वो अपने रास्ते से डाइवर्ट हो गई, मतलब उन्होंने रास्ता चेंज कर लिया। इसका मतलब एटम के सेंटर में कोई ऐसा सख्त पार्टिकल मौजूद है जिससे टकराने के बाद रेस ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, ठीक है। कुछ रेस जो वापस आ गई थी या वापस उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, मतलब मुड़ के टोटली जो थी वो रिवर्स हो गई, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करती हैं कि एटम के सेंटर में जो भी छोटा पार्टिकल्स था वो साइज़ में बहुत छोटा है और हार्ड है, मतलब टकराने की वजह से रेस उसमें से नहीं गुजर सकी बल्कि मुड़ के वापस आ गई, मतलब वो इतना हार्ड है उसने उन रेस को गुजरने ही नहीं दिया, ठीक है। तो बाद में उस पार्टिकल को किसका नाम दिया गया, न्यूक्लियस का नाम दिया गया, ठीक है। रदरफोर्ड लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1911 प्रोवाइड आंसर्स टू द क्वेश्चन। अब ऊपर जो क्वेश्चन था उसका आंसर किसने फाइंड करने की कोशिश की, रदरफोर्ड ने, ठीक है। ही कैरिड आ रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट, इसने एक्सपेरिमेंट किया इन विच ही हिट अ स्ट्रीम ऑफ स्पेशल पार्टिकल। वो स्पेशल पार्टिकल्स कौन से थे, अल्फा पार्टिकल्स थे, ठीक है। वेरी टाइनी गोल्ड फॉयल from the experiment he conducted that an atom has portion a tiny central portion, ठीक है। उसने क्या कहा था, एटम के सेंटर में एक पोर्शन है और वो पोर्शन क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है, विच इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस, जिसको बाद में किसका नाम दिया गया, न्यूक्लियस का नाम दिया गया। एंड रिलेटिवली लार्ज एरिया सराउंड दिस विच इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, ठीक है। उसने कहा था कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो लार्ज एरिया है जो वो खाली है, और उसने उस खाली एरिया को किसका नाम दिया, न्यूक्लियर पोर्शन का। इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर दैट ऑलमोस्ट ऑल द mass ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। अब उसने ये भी कहा था कि ये बहुत ज़्यादा डेंस पार्टिकल्स है, मतलब एटम का जितना भी मैस होता है वो किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से होता है। बिकॉज बोथ दे हैव वी पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट हेयर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, मौजूद होते, अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर स्पेसिफिक चार्ज होता है और उसका वजन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर मौजूद है, उसके ऊपर चार्ज है -1.002 मल्टीप्लाई टाइम्स पर 19 कॉलम, ठीक है। प्रोटॉन है उसका चार्ज है +1.6022 मल्टीप्लाई टाइम्स पर 19 कॉलम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है, चूँकि ये पॉजिटिव पार्टिकल है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव पार्टिकल है,
तो दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो सेम है, इसी वजह से एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है वो दोनों के ऊपर सेम है। अब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो 9.109 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg है। प्रोटॉन का मैस 1.673 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg है, और न्यूट्रॉन का 1.675 मल्टीप्लाई 10⁻12 kg है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस जो है वो मोस्टली क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के हवाले से ये इम्पोर्टेंट है। बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपने पढ़ ली। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।